हेलो दोस्तों, सुपर जी ट्रिक चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम ऊष्मा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम आज टेस्ट सीरीज़ 1 देखने वाले हैं। ये सीरीज चलती रहेगी। इसमें हम जितने भी साइंस के जितने भी लगभग सभी टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो ये ऊष्मा चैप्टर का पार्ट 1 है। इसमें हम टॉप 25 क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसमें हम 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप लोग कितना स्कोर कर पा रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबद्ध मामला है? चार्ल्स नियम, न्यूटन के शीतलन नियम, ऊष्मा विनिमय के नियम, ऊर्जा के संरक्षण नियम। तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर है डी, ऊर्जा के संरक्षण नियम। क्योंकि आपको पता है किसी निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा जो मतलब डेल्टा क्यू होती है, किसी निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि वो जो है निकाय द्वारा किया गया कार्य वर्क यानी कि W के योग के बराबर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना, यही ऊर्जा का संरक्षण नियम भी है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, लगभग आप लोगों को पता ही होगा, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? पहला ऑप्शन आपको दिया गया, अपने पास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। बी वाला ऑप्शन आपको दिया गया, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वह परावर्तित कर देते हैं। सी वाला दिया गया आपको, प्रकाश भेदन नहीं होने देते हैं। डी वाला ऑप्शन आपको दिया गया, सूर्य के प्रकाश को पूर्णतया शीतल कर देते हैं। तो बताइए भैया इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं। क्योंकि पता ही होगा आप लोगों को, जो काले वस्त्र होते हैं वो ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, मतलब सोखते हैं। लेकिन जो सफ़ेद वस्त्र होते हैं इसका उल्टा होता है, वो ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। इसलिए देखिए गर्मियों में हमें सफ़ेद वस्त्र पहनने की सलाह दी जाती है जिससे कि गर्मी कम लगे। और काले वस्त्र देखिए वो जो है ऊष्मा अवशोषित करेंगे तो गर्मी बढ़ा देंगे। इसीलिए हमको जो है काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए गर्मियों में। चलिए अब थर्ड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? ऊष्मा की अच्छी परावर्तक, ऊष्मा की गैर अवशोषक, ऊष्मा की अच्छी अवशोषक और अच्छी विकिरक। डी वाला है ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक। तो कौन सा ऑप्शन सही आप लोगों को बताना है, बताइए भैया आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जल्दी बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक। पृथ्वी ऊष्मा की खराब अवशोषक तथा खराब विकिरक है। अवशोषक मतलब ऊष्मा को जो है वो बहुत कम सोखती है। खराब विकिरक मतलब वो जो है बहुत धीरे धीरे ऊष्मा रिलीज करती है, बहुत धीरे धीरे। ठीक है भैया। देखिए SSC MTA 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अब फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंग दैर्ध्य कैसा होता है? तापमान बढ़ने पर बढ़ जाता है, तापमान बढ़ने पर घट जाता है, सभी तापमान ऊपर एक समान रहता है, तापमान परिवर्तित होने पर किसी निश्चित ढांचे पर नहीं चलता है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर है बी, तापमान बढ़ने पर घट जाता है। जो कृष्णिका का तापमान बढ़ने पर विकिरण उच्चतम अवस्था तक होगा, मतलब कृष्णिका का तापमान जो है जब बढ़ेगा तो विकिरण उच्चतम अवस्था में होगा, लेकिन उसकी तरंगदैर्घ्य घट जाती है। ठीक है भैया, इसीलिए तापमान बढ़ने पर घट जाता है तरंगदैर्घ्य। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दर निर्भर करती है उनकी विशिष्ट ऊष्मा पर, उनकी गुप्त ऊष्मा पर, उनके अपने अपने तापमान पर, ऊष्मा की उनकी अपनी अपनी मात्रा पर। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर बताइए भैया आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, उनके अपने अपने तापमान पर। ऊष्मा प्रवाह, ऊष्मा का बहना। जैसे मान लीजिए एक आपके पास दो चीज़ें हैं, एक गर्म है एक ठंडी है। मान लीजिए दो रॉड हैं, एक गर्म है एक ठंडी है। अगर आप दोनों को देखिए संपर्क में लाते हैं तो क्या होगा, ऊष्मा गर्म वाले की तरफ से ठंडे वाले में प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। ठीक है भैया। जैसे मान लीजिए किसी लैंप पे अभी आप
एक रॉड गर्म कर रहे हैं, ठीक है। इसमें जो है आपने यहाँ पे मान लीजिए पकड़ा हुआ है, तो क्या होगा देखिए, यहाँ से ऊष्मा धीरे धीरे ट्रांसफ़र होके यहाँ तक पहुँच जाती है, तो क्या होता है, यहाँ जलने लगता है, ठीक है भैया, गर्म हो जाता है। चलिए अब 6 वाला क्वेश्चन देखते हैं। प्लांक नियतांक की यूनिट क्या है? इसकी यूनिट बताना है आप लोगों को, जूल सेकेंड, जूल पर सेकेंड स्क्वायर, जूल पर सेकेंड, जूल सेकेंड स्क्वायर। प्लांक नियतांक की यूनिट बताइए भैया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जूल सेकेंड। जूल सेकेंड, देखिए एसएससी CSL 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है जूल सेकेंड, ठीक है, जूल सेकेंड। प्लांक नियतांक को जो है एच से दिखाते हैं, एच से, स्मॉल एच से। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, प्लैंक के अचर में किसकी बीमाएं होती हैं? रैखिक गति, कोणीय गति, बल, ऊर्जा। तो प्लैंक के अचर में किसकी बीमाएं होती हैं? सही आंसर है कोणीय गति, कोणीय गति, ठीक है भैया। एच इक्वल टू एफ अपान न्यू होता है इसका फार्मूला। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? ताप की अच्छी अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक, ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक, ताप की अच्छी अवशोषक तथा खराब परावर्तक, ताप की खराब अवशोषक तथा खराब परावर्तक। तो बताइए, इस तरह क्वेश्चन अभी एक हो चुका है, हम लोगों ने देखा है, तो इसका सही आंसर है बी। देखिए ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक, ठीक है भैया। देखिए ताप को जो है एक कम सोखती है और अच्छे से परावर्तित भी कर देती है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं अब। देखिए CSL 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, अपक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है। तो अपक्रिया ऊष्मा किस पर निर्भर नहीं करती है? अपक्रिया के ताप पर, उस पथ पर जिसमें अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है, अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक स्थिति पर, चाहे अपक्रिया स्थित दाब पर की गई है या स्थिर आयतन पर। तो इसका सही आंसर बताइए, अपक्रिया ऊष्मा निर्भर करती है। सही आंसर है बी, उस पथ पर जिसमें अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है। तो देखिए अपक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है, क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो देखिए अपक्रिया के ताप पर तो निर्भर करेगा ही, क्योंकि ऊष्मा की बात हो रही है, तो ताप के बिना काम होगा नहीं। और अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक स्थिति वही है कि ठंडा है या गर्म है, चाहे अपक्रिया स्थिर दाब पर की गई हो या स्थिर आयतन पर, तो इस पर भी निर्भर करेगा। सही आंसर है बी वाला, इस पर जो है उसके अंतिम उत्पाद से ताप का मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम 10th वाला क्वेश्चन देखेंगे। 10th वाला क्वेश्चन, दो धातुओं का सोल्डरन किसके गुण के कारण संभव है? परासरण, श्यानता, पृष्ठ तनाव, असंजन। तो इसका सही आंसर है डी, असंजन। असंजन गुण के कारण जो है ये आपस में इनकी सोल्डरिंग हो जाती है, ठीक है भैया। जब दो धातुओं को के जोड़ पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं तो सोल्डर धातु पिघलती है और जोड़ के बीच केशकत्व गुण के कारण सक्रिय जगह में प्रवेश कर जाता है, ठीक है भैया। केशकत्व गुण के कारण असंजन में ये जुड़ जाता है। चलिए 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं अब। किसी धातु के पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए निम्न में से कौन सी कसौटी अपनाई जाती है? न्यून ऊष्मा चालकता, न्यून विद्युत चालकता, अधिक विशिष्ट ऊष्मा, अधिक ऊष्मा चालकता। तो 11वें का आंसर बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिक विशिष्ट ऊष्मा। किसी धातु के पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए उसकी अधिक विशिष्ट ऊष्मा की आवश्यकता होगी, ठीक है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब 12th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं, क्यों फट जाती हैं? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, देखिए 4 ऑप्शन आपको दिया गया। क्योंकि जमने पर पानी फैलता है, पानी की पाइपों के संकुचन के कारण, उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण, उपयुक्त सभी के संयुक्त प्रभाव से। तो 12th वाले क्वेश्चन में देखिए ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। देखिए जो पानी की बोतल होती है, जो हम जैसे आप लोग फ्रिज में जो है पानी की बोतल रखते हैं, उसको थोड़ा सा खाली छोड़ देते हैं, क्यों छोड़ देते हैं? देखिए लेकिन जब आप निकालेंगे उसको फ्रिज से तो ये पूरा लगभग भरा रहता है, ठीक है। तो वही जमने पर जो है पानी फैल जाता है। 13वां क्वेश्चन है, ताजे पानी का हिमांक बिंदु
मतलब जमाव बिंदु क्या है? 3 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 13वें का आंसर बताइए भैया। तो इसका सही आंसर है सी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ताजे पानी का हिमांक बिंदु। ताजे पानी का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड, याद रखना है आप लोगों को। चलिए 14वां क्वेश्चन देखते हैं अब। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है अतः जल गर्म प्रतीत होता है। पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। पंपिंग क्रिया से घर्षण पैदा होती है जिससे जल गर्म हो जाता है। भीतर से जल बाहर निकलता है और परिवेश से ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है बताइए भैया। देखिए इन्हीं तीनों में से ऑप्शन सही है, आप बताइए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। ठीक है, पृथ्वी के भीतर जो है तापमान अधिक होगा वायुमंडल के तापमान से। चलिए अब 15वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं नीचे का पानी छोड़कर। मतलब जो है शीतकाल में जो है देखिए जो झील होती है उस पर देखिए पूरा बर्फ बन जाता है, लेकिन जो है नीचे का पानी जो है वैसे ही रहता है। ठीक है, ये क्यों होता है आपको बताना है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। तो बताइए 15वां में कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका सही आंसर है ए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है झीलें जम जाती हैं। 16वां क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा एक यूनिट है, किसकी यूनिट है बताना है आपको। ऊर्जा की, शक्ति की, बल का, संवेग का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, ऊर्जा का। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। ये बराबर होता है 3.6 मेगा जूल के। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 मेगा जूल। चलिए अब 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है। मतलब कि जो वैल्यू फ़ारेनहाइट पर होगी वही सेम सेंटीग्रेड पर। 40 डिग्री सेंटीग्रेड, -40 डिग्री सेंटीग्रेड, -34 डिग्री, -140 डिग्री। तो बताइए 17वें में कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर है बी, -40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है भैया, -40 डिग्री। ठीक है, इसका एक फार्मूला आप लोगों को ध्यान रखना है, C/5 = F-32/9। इसमें देखिए -40 डिग्री यहाँ पुट करिए और -40 डिग्री यहाँ पुट करिए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, मतलब 0 नहीं होगी, जो भी ये आंसर आएगा दोनों बराबर आएगा। तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसीलिए बराबर होता है। बी वाला ऑप्शन इसका सही है। चलिए अब 18वां क्वेश्चन मतलब 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं। जो आपके घर में आप लोग शॉर्ट फॉर्म में उसको फ्रिज बोलते हैं, जो फ्रिज जो होता है वो खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। इसके न्यून तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं। इसके न्यून तापमान पर रोगाणु जम जाते हैं या खाद्य पदार्थों को रोगाणु रहित कर देते हैं। तो बताइए भैया 18 में कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर ए वाला, न्यून तापमान जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। ठीक है, जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं न्यून तापमान पर। अब 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है, ग्राम, किलोग्राम, प्रतिशत, अनुपात। तो आपेक्षिक आर्द्रता को किस में व्यक्त किया जाता है बताइए जल्दी से। 19वां क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर है सी, प्रतिशत। ये प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। अब प्रतिशत में व्यक्त क्यों करते हैं चलिए थोड़ा सा बता देता हूँ। किसी निश्चित तापक्रम पर निश्चित आयतन वाली हवा की अत्यधिक नमी धारण करने की क्षमता तथा उसमें मौजूद आर्द्रता की वास्तविक मात्रा के अनुपात को आपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं और इसे जो है प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। किसमें, प्रतिशत में। 20वां क्वेश्चन, न्यून तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। अतिचालकता, जूल केल्विन प्रभाव, ताप वैद्युत प्रभाव, रुद्धोष्म विचुम्बकन। तो बताइए। तो इसका सही आंसर है डी,
रुद्धोष्म विचुंबकन, यहाँ पे विचुंबकन होगा, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे का ना जोड़ दीजिएगा। रुद्धोष्म विचुंबकन, रुद्धोष्म विचुंबकन विधि परम शून्य ताप की प्राप्ति की दिशा में विशेष महत्वपूर्ण है। तो परम शून्य ताप के लिए भी थोड़ा सा पूछ सकता है आपसे। इस विधि के तहत कुछ विशिष्ट पदार्थों से चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर उनका तापमान कम किया जा सकता है। ठीक है भैया। चलिए अब 21वां क्वेश्चन, शीतलन की दर, शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के बीच तापमान में अंतर, यह सभी विकिरण सतह की प्रकृति, विकिरण सतह का क्षेत्र। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के बीच तापमान में अंतर। जो तापमान, मान लीजिए कई चीज़ें हैं, कुछ ठंडी हैं कुछ गर्म हैं, तो उनके तापमान पर यह जो है निर्भर करेगा। ठीक है। अब थर्म किस, अगला क्वेश्चन देखते हैं आप 22। थर्म किसकी यूनिट है? थर्म किसकी यूनिट है बताना है आपको। शक्ति का, ऊष्मा का, प्रकाश का, दूरी का। तो बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। थर्म जो है ऊष्मा की यूनिट है, थर्म ऊष्मा की यूनिट है। ठीक है। थर्म ऊष्मीय ऊर्जा का गैर एसआई मात्रक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 23वां। जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है? निम्न तापमान, निम्न वायुमंडलीय दाब, उच्च तापमान, उच्च वायुमंडलीय दाब। तो बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा बी, निम्न वायुमंडलीय दाब। ठीक है भैया। जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण घट जाता है, क्योंकि ऊंचाई के बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है भैया, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान डॉट डॉट में पानी को विस्थापित करता रहता है। घनत्व, विशिष्ट गुरुत्व, द्रव्यमान, आयतन। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। मतलब कि किसी पाषाण को, जैसे आप मान लीजिए किसी गिलास में डालते हैं, मान लीजिए पाषाण है, पत्थर है, यानी इसको जब आप पानी में डालेंगे, देखिए अपना जो एरिया होगा अपने आयतन के हिसाब से पानी हटा देता है। ठीक है भैया। जितनी दूर में वो जाएगा उतनी दूर पानी हटा देगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, आयतन। अपने आयतन की जितना पानी विस्थापित करेगा। जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान आयतन में पानी को विस्थापित कर देता है। मतलब जितने बड़ा ये रहेगा पत्थर उतना पानी हटाएगा। ठीक है। चलिए अब लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। जल का घनत्व 1 ग्राम पर सीसी है, यह बिल्कुल सही है। किस तापमान पर? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो बताइए 25 वाले में कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व 1 ग्राम पर सीसी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का आयतन न्यूनतम व घनत्व अधिकतम होता है। ठीक है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन न्यूनतम और घनत्व अधिकतम होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आयतन न्यूनतम, पानी का आयतन न्यूनतम और घनत्व अधिकतम होता है। ठीक है भैया। तो देखिए टेस्ट सीरीज पार्ट 1, टेस्ट सीरीज पार्ट 1 आपका हो गया। इसमें हम लोगों ने हीट के क्वेश्चन देखिए ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसमें लगभग 20 क्वेश्चन और देखे जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये टेस्ट सीरीज आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट जरूर करें और वीडियो को दोस्तों साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसी तरह की टेस्ट सीरीज आपके लिए लाता रहूँगा।